हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की जो स्टोरी है वो है श्रीनिधि सिद्धांतालंकार जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़े। तो वहाँ पढ़े हुए वनों के बीच में रहे तो उनका लगाव बाद तक भी गया नहीं। तो जवानी के दिनों में अपनी आजीविका कमाने के बावजूद समय निकाल निकाल कर उन्होंने कैंप बनाया था, जंगल कैंप, जिसमें उनके बहुत सारे साथी थे जुड़े हुए। वो लोग अक्सर जाते थे जंगलों में और वहाँ समय बिता के आया करते थे। रोचक प्रसंग है, यू विल लाइक इट। बरगद का पेड़ वट वृक्ष बहुत पुराना था। मस्त हाथियों की और जानवरों की तो बिसात क्या, बड़ी बड़ी आंधियां और तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। 6-7 फुट ऊंचे टीले पे बहुत पुराना वट वृक्ष खड़ा था। ऐसा लगता था जैसे कोई धीर गंभीर तपस्वी शांत भाव से, निर्विकार भाव से जंगल के अंदर खड़ा है। मैं सुबह सवेरे से ही उस वट वृक्ष पर मचान बांधने में लगा हुआ था। सुबह ही 3 बड़े मोटे मोटे लट्ठे काट लाया था जंगल से। लट्ठे इतने भारी थे कि उनको वट दादा के ऊपर चढ़ाना असंभव सा जान पड़ रहा था। बस 3 रस्सियां लाया था मैं अपने साथ। तीनों रस्सियों का एक एक सिरा तीनों लट्ठों में बांधकर दूसरे सिरे को लेकर वट वृक्ष पर चढ़ गया और एक चिकनी डाल को घेरनी बनाकर बारी बारी से, जैसे कुएं से डोल को खींचते हैं, इस तरह से तीनों लट्ठों को ऊपर चढ़ाकर 2 सुदृढ़ पेड़ की शाखाओं के बीच में उनको इस तरह से बिछा दिया कि एक त्रिभुज सा तैयार हो गया, कोई 5 हाथ लंबा और 6-7 फुट चौड़ा। उसके ऊपर कितने ही लोग छोटे मोटे लट्ठे बिछाकर फिर उस पर 1-1.5 फुट के पत्ते बिछाए और उस पर मुलायम घास डालकर एक कंफर्टेबल बिस्तर सा तैयार कर लिया। इच्छा और बढ़ गई, मचान को कुटिया का रूप दिया जाने लगा, मगर इसके लिए बांस की जरूरत थी। दोबारा से जंगल में गया, वहां जाके देखा तो पूरा वातावरण ही चेंज हो गया था, बदल गया था। वो वन भूमि जो सुबह के वक्त अनगिनत पक्षियों से चहचहा रही थी, वातावरण गूंज रहा था, हिरन मृग वहां पे घूम रहे थे, नील गायें विचर रही थी, अचानक वो सब कहाँ चले गए हैं। तीसरे पहर होते ही वन भूमि का पूरा वातावरण आमूल चूल रूप से बिल्कुल ही बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं इस शांत वातावरण में अगर कुछ बांस काटूं तो जो शोर शराबा होगा उससे वन भूमि के किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त मांसाहारी जानवर है उनमें और उनके खाद्य पदार्थ में, शिकारी और शिकार में भी मानो कोई सीज फायर हो गया है। इस वक्त वो भी एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसे में बांस काटते हुए बड़ा बुरा सा प्रतीत हो रहा था। कहीं कहीं कोई दूर इक्का दुक्का बंदर किसी पेड़ के नीचे अलसाया सा निद्रा में मग्न था और कभी कभी ऐसी अलसाया सा नींद में उठकर वो किसी दूसरे छायादार वृक्ष की तलाश में, तब उसके चलने का हल्का सा मर मर जो शब्द है जो पत्तों पे चलने से होता है, उससे सुनकर दिल धड़कने सा लगता है कि कहीं ये, मैं तो जानता हूँ कि ये पद शब्द बंदर के चलने का है, मगर जो नहीं जानता है उसके मन में तो एकदम ये ख्याल आएगा कि कहीं ये वही तो नहीं, उसके चलने का पद शब्द भी तो ऐसा ही होता है। मगर अभी से कहाँ, अभी तो शाम भी नहीं हुई है, मगर उसका क्या भरोसा। जो खुद स्वयं जंगल का राजा है उसको कौन रोक सकता है कि कभी कभी वो अपने बनाए हुए स्वयं के नियम ही अगर तोड़ दे तो उसमें कोई क्या कर लेगा। उसके लिए तो हमारे देश के संविधान में भी कोई धारा नहीं है। बड़ा ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया है सिद्धांतालंकार जी ने। ना कोई किसी से वार्तालाप कर सकता है वन्य जीव, ना कोई विचरण कर सकता है, भ्रमण कर सकता है, और ना ही कोई किसी पे आक्रमण कर रहा है। ऐसा एक वातावरण इस वक्त तीसरे पहर में वन भूमियों का, जंगल का था। तो वो लिखते आगे कि मुझे भी कुल्हाड़ी चलाने में बड़ा संकोच सा हो रहा था, लेकिन घड़ी को देखा 3:30 बज गए, अब संध्या में देर नहीं है। कुल्हाड़ी के 10-5 जोरदार हाथ लगाए और कितने ही बांस काट कर जमीन पर गिरा दिए और फिर किसी तरह घसीट के उनको वटवृक्ष तक ले गया और उस पर चढ़ा के 1-1.5 फुट ऊंची घेरा बना दिया। फिर उन्हीं बांसों की सहायता से 4-5 फुट ऊंची छत बना डाली और फिर उस पर तिनके घास वगैरह लगाकर एक अच्छा सा रूप दे दिया और वो एक तरह से पंचवटी की पर्णकुटी बन गई। मचान को अब पंचवटी की जैसे पर्णकुटी रही होगी ऐसा रूप दे दिया। अब उन्हें एक इच्छा हो रही थी कि मेरी ये रचना दूर से कैसी दिखाई दे रही है। वृक्ष से उतरकर दूर पड़ी एक शिला के ऊपर चढ़कर वहाँ से देखा तो पर्णकुटी बहुत ही अच्छी जान पड़ी। इंसान जो चीज़ अपनी मेहनत से बनाता है वो चाहे कितनी भी बुरी हो उसे वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो उस कुटिया में अगर कोई कमी भी रही हो, लेकिन मुझे वो उस वक्त बहुत ही अच्छी लगी। तभी अचानक जंगल में एक काकड़ के बोलने की आवाज़ आई। मन में डर बैठ गया कि अरे अभी तो समय भी नहीं हुआ उसके निकलने का, तो ये असमय कैसे, उसका क्या ठिकाना, वो कब आ निकले,
कोई उसे रोक तो सकता नहीं है। उसके आने में क्या संदेह है, क्योंकि सूर्यास्त भी तो अब होने लगा है। दूर एक पहाड़ी नाला बह रहा था, वहाँ जाके जल्दी से हाथ मुंह धोकर एक ढक्कनदार लोटे में पानी भरा और जल्दी से वापस आकर वटवृक्ष पर चढ़ गया। दिन भर की मेहनत के बाद बड़ी तेज भूख लग रही थी, तो उनके पास थे फालसे, सत्तू, बेलपत्र। पहले थोड़े से पानी में सत्तू मिला के पिया, उसके बाद 3 बेलपत्र खाए, बेल फूल जो होते हैं, उसके बाद फालसों के साथ अपने भोजन की पूर्णाहुति यानी अंत किया और उसके बाद आराम के साथ मचान पर लेट गया। लेटने के बाद थोड़ी देर तक तो नींद नहीं आई, फिर न जाने कब नींद आ गई और जब नींद खुली तो शायद आधी रात बीत चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान का सन्नाटा छाया हुआ हो। झींगरों और झिल्लियों की आवाज़ के सिवा कोई भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। पूरा जंगल मानो भय से किसी गाढ़ी निद्रा में सो रहा हो, और ऐसे ही हमारे वटदादा जिस वटवृक्ष पर वो बैठे हुए थे वो भी मानो गाढ़ी निद्रा में सो रहा हो, और एक अकेला मैं, और जिसका कोई साथी भी नहीं, सिर्फ नितांत अकेला इस वक्त जाग रहा था। नाले के किनारे कुछ धीरे धीरे किसी के चलने का पद शब्द सुनाई दे रहा था बहुत देर से, और धीरे धीरे वो पद शब्द पास की तरफ आ रहा था। मन में आशंका हुई कि कौन है जो इस रात में धीरे धीरे चलता हुआ शायद इसी तरफ आ रहा है। मगर कुछ ही देर में उसने स्वयं ही उत्तर दे दिया और एक जबरदस्त दहाड़ के साथ जंगल कांप गया और जो भगदड़ मच गई एकदम। हिरन, नीलगाय, बंदर वगैरह पेड़ के नीचे से भागते हुए उनकी आवाज़ें आई। लेकिन 4-5 मिनट बाद फिर दोबारा से ही पूरा सन्नाटा छा गया। समझने में देर नहीं लगी कि सब जानवर जाके किसी सुरक्षित ठिकाने पे जाके दुबक गए हैं। अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरी मचान भी तो ज़मीन से कोई 15 फुट ऊपर है। बाघ के इसी तरफ आने की आवाज़ भी आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पे आ निकले और ऊपर की तरफ देख ले और मुझे यहाँ बैठा देखकर और वो ठान ले कि आज मेरे से ही अपनी भूख मिटानी है, तो फिर उसका क्या किया जाएगा। बाघ को कई विशेष परिस्थितियों में 15 फुट से भी ज़्यादा ऊंची छलांग मारते हुए देखा गया है। बाघ ऐसा नहीं करता है, अपना भोजन ज़मीन से ही प्राप्त कर लेता है, हिरणों, नीलगाय वगैरह को मार के। बहुधा शेर ऐसा नहीं करते हैं, मगर फिर भी बाघ ही तो ठहरा। अगर उसके मन में आज यही आ गया तो उसे कौन रोक सकता है। वैसे 99% तो असंभव है कि बाघ मचान पर झपटने का प्रयास करेगा। बाघ के मचान में झपटने की आशंका ना होते हुए भी फिर भी दिल धड़कने लगा, व्याकुलता बढ़ने लगी। बाघ को देखने का जो चाव मेरे मन में हमेशा बना रहता है, अब वो डर में बदलने लगा। महसूस होने लगा कि इस जंगल में यहाँ पे कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं है और मैं नितांत बिल्कुल अकेला हूँ। तभी न जाने कहाँ से 2 कबूतर के जोड़े आके मेरे पास की डाल पे बैठ गए और गुटरगू करने लगे। उनकी भाषा मैं समझ नहीं सकता, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि अब मैं अकेला नहीं हूँ और 2 और साथी मेरे पास मेरे पड़ोस में बैठे हैं। ऐसा होना जंगल में बिल्कुल स्वाभाविक है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बात हुई, लेकिन जब जंगल में गुप्त अंधेरे के अंदर सुनसान में और किसी अनजाने भय में इंसान होता है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, ऐसे उस जंगल में ये एक बिल्कुल नकली सी बात है कि पक्षी हैं तो हम 3 हो गए एक से। लेकिन वहाँ पे ये वास्तविकता जान पड़ती है। उस माहौल में बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई और भी है। और भी साथी मेरे पास बैठे हुए हैं, उन्हें भी शेर की दहाड़ सुनाई दे रही है। वो भी चिंता में पड़े हुए हैं। बाघ रह रहकर हल्की गर्जना करता हुआ नज़दीक ही आ रहा था और मेरे पास बचाव का भी कोई साधन नहीं है, यहाँ तक कि माचिस या मशाल ये तक भी नहीं है। एक कुल्हाड़ी के सिवा जो हमेशा मेरे साथ विश्वास पात्र साथी की तरह हमेशा मेरे साथ रहती थी। तो बस इस वक्त चुपचाप से उसी कुल्हाड़ी को उठाकर मैं प्रतीक्षा करने लगा। मैं 1 बार 2 बार 3 बार हल्के हल्के दहाड़े दिल थाम कर नीचे की तरफ देखा और अंधेरा होने की वजह से स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिखाई दिया। नीचे जो पत्ते और घास जो गिर गई थी मचान बनाने में, उन्हीं पे वो खड़ा था। तो उनके पीले रंग की पृष्ठभूमि में बाघ को पहचानने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। 2 जलते हुए अंगारों की तरह उसकी आंखें दोनों ऊपर की तरफ ही ताक रही थी और अर्थात अब हमले में छलांग में अब देर नहीं है। और तभी एक तड़प उठी, एक झपट, एक दहाड़, एक गर्जना के साथ बाघ के पंजे की चपेट ने पूरी मचान को झकझोर डाला। शायद उसकी छलांग का हिसाब ठीक नहीं बैठा, वो फुट 2 फुट नीचे रह गया और पूरे मचान को और वटवृक्ष दादा को कपाता हुआ झकझोरता हुआ बाघ नीचे जा गिरा। अपनी कोशिश में असफल रहने के बाद बाघ होठों होठों में गुर्राता हुआ और मचान पे और पेड़ पे पंजों की खरोच डालता हुआ
नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने फिर दोबारा छलांग मारी, लेकिन ये छलांग और भी कम रह गई। इस बार तो शायद वो पेड़ के तने तक ही पहुंच पाया। सारा ही काम इतनी जल्दी हो गया कि मैं कुल्हाड़ी संभाले बैठा ही रह गया और इधर पहला अध्याय शुरू होकर ख़त्म भी हो गया। ऐसा जान पड़ता है कि 15-15 फुट ऊंची 2 छलांगों ने उसको इतना थका डाला, तीसरी छलांग मारना उसके लिए कुछ असंभव सा था। पेड़ के नीचे छोटे छोटे पत्ते घास वगैरह बिछी हुई थी, तो उन पे चलने का जो पद शब्द आ रहा था उससे ये जान पड़ रहा था कि या तो शेर तीसरी छलांग की तैयारी कर रहा है या फिर वो मचान पे पार पाना असंभव जानकर यहाँ से विदा होने की तैयारी में है। जब 15-20 मिनट तक भी तीसरी छलांग की नौबत नहीं आई तो बिल्कुल शांत भाव से नीचे झांक कर देखा, निर्विकार निशब्द घनघोर अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था और ये समझ में आ गया कि बाघ अब यहाँ से विदा लेकर जा चुका है। मन में एक अजीब सी तसल्ली हुई। इतनी बड़ी विपत्ति से इतनी आसानी से बच जाने की एक खुशी तसल्ली मन में थी। यही सोचकर खुश होता हुआ मैं मचान पर दोबारा लेट गया। ना जाने कौन कान में कह रहा है कि सावधान, विपत्ति अभी टली नहीं है, कुछ देर के लिए स्थगित हुई है, किसी भी समय फिर आ सकती है, विपत्ति टली नहीं है। क्योंकि मैं जानता था बाघ शेर जो होते हैं ये परले दर्जे के मक्कार भी होते हैं। कई बार शिकारियों के साथ मुठभेड़ में गोली लगने पर ये इस तरह से पड़ जाते हैं कि जैसे कि मर गए हों, और जब शिकारी इनके पास आ जाता है तो एकदम से उस पर हमला करके अपना बदला निकाल लेते हैं, चुका लेते हैं। उसकी पूरी शिकार पद्धति ही जो है मक्कारी से, चालाकी से भरी है। कहीं तो वो चुपचाप घात लगा के पत्तों में कैमोफ्लेज करके वेट करता है कि कोई प्राणी, हिरन उसके आसपास आ जाए और फिर अचानक हमला करके उसको वो मार डालता है। या फिर कभी कभी वो शिकार पे निकलता है तो 4-5 ऊंची ऊंची दहाड़े मारता है जिससे पूरा जंगल गूंज जाता है। जब पशु पक्षी भागने लगते हैं, हिरन, नीलगाय, स्पॉटेड डियर्स, नीलगाय, बंदर, अन्य सभी जानवर जब भागने लगते हैं तो वो ज़मीन पे बैठकर, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, उससे अंदाज़ा लगा लेता है कि उनकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, और फिर वो उनका वहीं जाकर घात लगाकर उनका शिकार कर लेता है। और आधे ही घंटे में जो संदेह था वो सत्य में बदल गया, क्योंकि पेड़ के नीचे फिर हल्के हल्के पद शब्द सुनाई देने लगे थे। बाघ ने अपना इरादा 1 मिनट के लिए भी नहीं बदला था। वो सिर्फ पास की ही किसी झाड़ी में जाकर थोड़ी अपनी थकान मिटा रहा था, आराम कर रहा था, और आराम मिटाने के बाद अब वो दोबारा पेड़ के पास आ पहुंचा था। मुझे अब ख्याल आया कि जो मेरा वटवृक्ष है जिस पे मचान है, ये 6-7 फुट ऊंचे टीले पे खड़ा है, और जब शेर एक ही छलांग में टीले पर चढ़ गया तो मुझे मचान बनाने की अपनी जो भयंकर भूल थी इसका एहसास अब हुआ। अब जो है मचान और शेर में 8-10 फीट से ज़्यादा का फासला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा वो जलते हुए अंगारे सी 2 आँखें ऊपर की तरफ ही ताक रही हैं। समझ गया कि अब फिर छलांग में देर नहीं है और इस बार तो शेर मचान पे आ धमकेगा। बिजली की तरह से दिमाग में एक विचार कौंधा कि अगर मैं अब भी इस मचान को छोड़ कर निकल जाऊं और किसी ऊंची डाली पे चढ़ जाऊं तो मैं अब भी बच सकता हूं। मगर ये सब करने का मौका नहीं मिला। एक थर्रा देने वाली दहाड़, एक तड़प सी बिजली की चमक सी उठी और शेर ने छलांग लगाई, और शेर अब मचान की छत के ऊपर था। मगर एक तो छत फिसलने वाली थी, ढलवान थी, और ऊपर से वो बांस के पतले पतले सरकंडों से बनी हुई थी, तो शेर उस पर संभल नहीं पा रहा था, और वो शेर का वजन भी संभाल नहीं पा रही थी, मचमचा रही थी। इस मचमचाने ने ही मेरे मन में एक विचार को जन्म दिया कि अगर मैं मचान की छत को तोड़ दूं तो अब भी बच जाऊंगा। इसका परिणाम अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी, यानी शेर ये भी हो सकता है छत तोड़ते सीधा मचान पे आ जाए, तो दोनों ही बातें हैं। वो गिर भी सकता है और सीधा मचान पे आ जाए, ये भी हो सकता है। इतना सोचने का समय नहीं था। शेर ऊपर चढ़ चुका था और किसी भी क्षण उसके मचान में घुसाने का खतरा था। जल्दी से कुल्हाड़ी उठाई और 10-5 जोरदार हाथ मचान की छत पर मारे, और जैसे मचान टूट के भड़बड़ा के गिरने लगी, शेर को भी मुझ पे आक्रमण छोड़ अपनी खुद की चिंता करनी पड़ी। जैसे ही छत टूटी उसके बांस, भावड़, पत्ते कुछ मुझ पर नीचे जमीन पर गिर पड़े। एक क्षण की भी देरी ना करते हुए मैं पास की ही एक ऊंची डाली पर जा चढ़ा और उसके ऊपर सुरक्षित ठिकाने पर जाकर बैठ गया। सारी बात समझने के बाद, सारा माजरा समझ में आने के बाद, अब आगे की कार्रवाई को और शिकार को हाथ से निकला देखकर तो बाघ ने भी वहां से अब विदा लेना ही ठीक समझा। दिन निकलने की तैयारी करने लगा। सूर्य देव की हल्की हल्की रोशनी रोशन करने लगी। मेरे ही वृक्ष की कोटर में बैठे हुए दोनों कबूतर
भी खुशी से गुटर गूं करने लगे और वो दोनों कबूतर अपनी भोली नज़रों से मेरी तरफ ताक रहे थे और अपनी गुटर गूं से शायद मुझे बधाई दे रहे थे कि बधाई हो परदेसी, बधाई हो। और मुझे ऐसा जान पड़ा जैसे स्वर्ग से उतरे हुए कोई देवदूत कपोत का रूप धारण करके, कबूतर का रूप धारण करके मेरी सहायता के लिए उस वट वृक्ष पर आ बैठे हों। और शायद इन्हीं के आशीर्वाद से मैं इतनी बड़ी भारी विपत्ति से सकुशल बच सका हूँ, वरना विपत्ति ऐसी थी कि जिससे निकलना लगभग असंभव जान पड़ रहा था। धन्यवाद स्वर्ग के देवताओं, देवदूतों को प्रणाम किया। और यहीं पे इन्हीं शब्दों के साथ श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी ने बाघ के साथ अपनी इस मुठभेड़ की, लगभग मृत्यु के हाथों से बच निकलने की कहानी यहीं पे समाप्त कर दी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ आगे भी जारी रहेंगी आने वाले वीडियोज़ में, कार्बेट साहब की भी और अन्य राइटर्स की भी। खाली शिकार कथाएँ ही इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, महत्वपूर्ण ये भी है कि किस तरह से आदमी शिकार के लिए जाता है, क्या उसकी तैयारियां होती हैं, क्या जानवर का मनोविज्ञान है, मैनीटर का या कोई नॉर्मल टाइगर लेपर्ड का क्या मनोविज्ञान है और मैनीटर का क्या मनोविज्ञान है, इन सबको समझना पड़ता है। तभी एक शिकारी सफलतापूर्वक इनके पीछे जा सकता है, अदरवाइज शिकारी को शिकार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो वो सब डिटेल्स की बातें हैं, अगर आप ध्यान से मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको उन सब चीज़ों की झलक मिलेगी। और सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री, जो कई बार आने वाले खतरे से पहले ही सावधान कर देती है, जंगल में वो और ज़्यादा मुखर हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, आप वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।